अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अना महमद और मैं हूं नजमुल साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद और मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंपावर्ड बाय बैंक अल फलाह इन एसोसिएशन विद यूफोन। गुज़श्ता रोज खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में जो दुबई में खेला गया, भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। यूं ग्रुप बी में इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ नाकाबिले शिकस्त रहा है। भारत ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पूरी कीवी टीम 45.3 ओवर्स में 205 रन पर ही ढेर हो गई। एग्जैक्टली जी। और दूसरी जानिब भारतीय टीम ने जब बैटिंग का आगाज किया तो एक के बाद दीगर रोहित, गिल और कोहली पवेलियन लौटे। ताहम श्रेयस 79, अक्षर 42 और पांड्या 45 रन के साथ नुमाया रहे। और किवीज की जानिब से केन विलियमसन ने 81 रन स्कोर किए और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी निफ्ट सेंचुरी ना बना सका। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है और सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा धचका लगा है और वो ये है कि बल्लेबाज मैथ्यू शॉट घुटने की इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अब कूपर कनोली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। सेमीफाइनल में भारत की शिकस्त की सूरत में फाइनल पाकिस्तान में खेला जाएगा। ताहम 9 मार्च को बारिश की पेशगोई भी है फाइनल के दिन। तो आप लोग भी अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो थ्रू QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पे अपने सवालात भेजें। हमारे एक्सपर्ट से हम आपके सवालात सामने रखेंगे उनके। वी हैव विद अस 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। ऑन राइट वी हैव यासिर हमीद, ऑन लेफ्ट वी हैव विद अस हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार एक चीज मेरे जहन में आई है प्लीज, कि ये अगर फाइनल में इंडिया आ जाएगी तो फिर ये पाकिस्तान में होगा फाइनल? नहीं, उन्होंने कहा ये तो अगर हार जाता है, अगर हार जाता तो उन्होंने बोला अगर हार जाता है भारत तो फिर पाकिस्तान फिर पाकिस्तान में। अगर इंडिया फाइनल में है तो फाइनल फिर दुबई में होगा। चलिए जी, हम कल की प्रेडिक्शन से शुरुआत करते हैं और हसन भाई आपसे शुरुआत करते हैं। आप ये राउंड जीत गए, फातेह करार पाए आपने 90-10। आपने बहुत कम मार्जिन दिया था। वैसे क्यों ऐसे दिया था आपने? 6 दिन बाद ये मैच हुआ है और हम बात करते हैं कि टीम के स्टैट्स की किस तरह से मॉडर्न क्रिकेट खेली जाती है। हमने अपनी पाकिस्तान टीम देखी और दीगर टीमें देखी, सेंटर को देखा, वहाँ पर स्पिनर्स हैं, फिलिप्स हैं, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स हैं। इंडिया के पास होम कंडीशंस इतनी सूटेबल हो गई कि 4 ऑफ स्पिनर हैं उनके पास और 4 स्पिनर में यही होता है कि अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, एटलीस्ट 270 भी कर लें और 250 भी कर लें तो आप डिफेंड कर सकते हैं। और वो क्वालिटी बॉलिंग नज़र आ गई इंडिया की कि गोरे जो है हमेशा हमने बताया कि फास्ट पिचेस से बहुत अच्छा खेलते हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में। तो उनको बाकायदा ट्रैप किया गया कि पिचेस तो होम कंडीशंस की हैं और आपके लिए फास्ट पिच तो मिलेगी नहीं। तो हम रेडी हो जाएं कि पैडो पे आप बॉल खाएंगे। और गुगली बॉल्स हो गई, कुलदीप की बॉल हो गई रॉन्ग वन, और जो जिस तरह वरुण को आप सरप्राइज लेके आए ट्रम्प कार्ड के तौर पे 5 विकेट्स उन्होंने लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी और पूरा मैच विनिंग बॉलिंग करी। इंडिया को जो है वो फतह से हमकिनार किया। तो ये टीम कॉम्बिनेशन है। टारगेट इतना नहीं था यासिर भाई, जब टारगेट हमने देखा। आपकी प्रेडिक्शन से चले शुरू करते हैं। आपने 60-40 बोला था। इंडिया को आपने जो परसेंटेज दी उसकी क्या रीज़न थी जो न्यूजीलैंड पे आपने? देखें, इंडिया को जो परसेंटेज मैंने दी थी वो इस वजह से दी थी कि न्यूजीलैंड इज़ स्ट्रॉन्ग साइड। ठीक है, हमने उनकी परफॉर्मेंस, उनके भी सारे बेसिस कवर हैं, उनके भी सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। बट मैं थोड़ा सा इंडिया की बात करना चाहूँगा कि इंडिया ने कल जो फिर एक दफ़ा अपने आप को प्रूव किया कि दे आर अ वेरी गुड साइड, दे आर अ बैलेंस साइड। जब भी कोई नया प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है, उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो उनके भी 3-4 आउट हो गए थे शुरू में। और अगर हम देखें तो शेरियास अय्यर की इनिंग का मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा प्लीज़, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है विराट कोहली के साथ जो उस दिन वो इनिंग खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट। सबसे पहले तो पेशेंस जो है दैट वाज द की, कि जब बॉलर डोमिनेट कर रहा हो तो आपने सिर्फ टाइम लेना है अपना। ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉल। ठीक है, आपने अच्छे बॉल को रोकना है और उसके बाद आपने स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन करनी है। ठीक है, सिंगल्स एंड डबल्स, स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशंस, कि आपने सिंगल लेने हैं और डबल्स लेने हैं जिससे प्रेशर आप रिलीज करोगे। ठीक है, पेशेंस, जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके बाद आपने सिंगल्स डबल्स से वो प्रेशर रिलीज करना है। फिर उसके बाद आपने बाउंड्रीज भी मारनी है, लेकिन उन डिलीवरीज पे जो कि बैड डिलीवरीज हो, नॉट एवरी बॉल। ठीक है, और चौथी जो चीज़ है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को शो करता है। अगर आप मेंटली टफ हो, आप बैड फॉर्म में हो, आप मुश्किल कंडीशंस में हो
अगर आप मेंटली टफ हो तो आप निकल सकते हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। सेंसिबल इनिंग्स के लिए। यस, तो यही चीज़ हमने कल देखी, शहरियाज अय्यर ने बिल्कुल रेप्लिका की विराट कोहली की इनिंग की। तो दैट शोज कि उनके अंदर जो उनकी बैटिंग के अंदर एक कल्चर डेवलप हो गया है कि अगर जब प्रेशर आएगा तो आपने किस तरह बेसिक्स के सहारे आपने और किस तरह नए प्लेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे जब, और अब यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, हम सऊद शकील की उस इनिंग के साथ थोड़ा सा हम उसको मिलाएंगे, उसके साथ हम अगर वो करें तो आप देखें सऊद शकील ने वहाँ पे फिनिश नहीं कर पाए, जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ। अगर वहाँ पे हम 270-280 करते तो इट शोड कि हम जो है हमारा माइंडसेट स्ट्रांग है। तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो आप रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हो प्रिसाइजली। लेकिन डोंट यू थिंक के श्रेयस अय्यर ये 100 तक भी खेल सकते थे? आपने इनकी वो देखी बॉडी लैंग्वेज और इनका माइंडसेट कि जब इनको बाउंसर पे बाउंसर आना शुरू हुआ तो इन्होंने हर बाउंसर भी खेलने की कोशिश की। यस, क्यों पे आउट हुए? क्योंकि इनका जो रन रेट था वो नीचे था, तो इन्होंने एक बेस तो अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाई और फिनिश जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। जब हमने देखा पांड्या ने 45 बॉलों पे आके 45 की। मैं उसी के लिए जो है वो हसन भाई की तरफ आना चाह रहा था कि हसन भाई टॉप ऑर्डर बुरे तरीके से जो है ना वो नाकाम हो चुका था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, 3 बड़े प्लेयर्स, और ये 3 बड़े प्लेयर्स में आपके समझ लें बाबर आजम, ठीक है, फखर जमान और रिजवान, ठीक है, आपके ये खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान का देखे और इंडिया का देखे, एक तरफ 79, 42, 23, 45। देखिए यही फ़र्क होता है। हम पिछले मैचेस में बात कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही है या फिर न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है तो 4 और 5 का बैटर ऐसा होता है जो मैच को लंबा लेके जाता है। और यही चीज़ है कि आप देखें कि जिस तरह से मैच को एग्जीक्यूट किया, 3 टॉप आउट हो गए। रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर देखें वन साइडेड खेलते हैं, ऐसी बैटिंग पैटर्न पिच थी, स्पिनर पे भी अच्छा अटैक किया शुरू में आके। मतलब तीनों पहले वो प्लेयर हैं जो अकेले मैच लेके जाते हैं, मगर बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी। हेनरी ने जो 5 आउट किए हैं सिंगल हैंडेड, मगर शुरू में जब बॉल सीम और स्विंग हो रहा था वहाँ से एडवांटेज दिया है, इसलिए सटनर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था मेरे ख्याल में। यही चीज़ है कि देखें ना, आप 5 आउट किए 42 रन दे के हेनरी ने, शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद थोड़ा सीम स्विंग हो रहा था, आउट स्विंग बॉल किया, विकेट टू विकेट बॉल किया। तो ऐसे टाइम पे जब आप खेल रहे होते हैं तो 50 ओवर में आपको पहली बैटिंग में आपने थोड़ा लंबा करना पड़ता है मैच को, जहाँ से इन्होंने जो है 79 रन की इनिंग खेली। मेरे ख्याल में 100-150 एक प्लेयर और करता तो मजीद आपके 30-40 रन और ऐड हो जाते हैं इनिंग्स में। ये हो रहा है। माय पॉइंट इज कि देखिए स्विंग हो रहा था, मुश्किल कंडीशन थी, 40-3 यहाँ पे आके आपका जो है ना टेम्परामेंट, आपका कैरेक्टर, आपका वो शो होता है कि दिस वाज वेरी क्वालिटी इनिंग्स बाय शहरियाज अय्यर, व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। कि आप जब टोटली फुली प्रेशर में होते हैं उस वक्त आप अपनी टीम को, आपके 50 रन, आपके 60 रन भी ऐसे ऐड होते हैं, अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे टीम के लिए, पूरी टीम को उठा लेती है। शुरू में आपने देखा कि वो उसने उस प्रेशर को, वही बात है, पेशेंस के साथ उसने बॉलर के टाइम को जब वो डोमिनेट कर रहे थे तो पेशेंस से खेला, ठीक है, अपने पास आने दी बॉल। फिर उसके बाद उसी जो बॉल उसके बाद आता था वो स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल्स डबल्स, तो जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। फिर ये जो आपने देखा रिलीज शॉट्स थी, दीज आर कॉल्ड रिलीज शॉट्स, जब वो पीछे आके उसने छक्का मारा, इधर छक्का मारा, सामने छक्का मारा, तो दैट वाज द टाइम कि उसके वो बैट बॉल नजर आ रहा था। अक्षर पटेल को भी दाद देनी चाहिए, अक्षर पटेल को भी दाद देनी चाहिए कि अक्षर पटेल ने जो 42 रन किए वो बड़े वैल्यूएबल रहे हैं। आप देखिए श्रेयस अय्यर ने एक बड़े प्लेयर होने का, जिस तरह यासिर भी बार-बार बोल रहे हैं, सबूत इस वजह से भी दिया कि उन्होंने खुद सिर्फ नहीं खेला बल्कि अपने साथ बाकी प्लेयर्स को भी लेकर चले हैं, अक्षर पटेल को लेकर चले कि अभी अगर पार्टनरशिप बनेगी तभी नीचे जाके कोई बैट्समैन हार्दिक पांड्या का, क्योंकि ये था कि वो आके हिट करेंगे, तो उस टाइम तक जरा देने तक ओवर्स कुछ ज्यादा हो जाते और टाइम जो है वो गेन किया। एग्जैक्टली, विकेट हैंड्स आपकी जो है वो रिकवर हो जाती है ना अर्ली, जब 3 विकेट्स गिरी हैं तो आपके पास 5 से 6 बैटर ऐसे होते हैं। और पूरी टीम अगर इंडिया की देखें तो जडेजा, अक्षर पटेल, ऑलराउंडर टीम, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, उनको भी देखें कितना डाउन ऑर्डर लेके आ रहे हैं नीचे। 42 रन की 61 बॉल पे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी बैटर कभी खेलता है तो मुश्किलात बॉलर्स को होती हैं, क्योंकि उनके मोमेंटम जो होता है लाइन लेंथ को उसको चेंज भी करते हैं आप। यही चीज़ है कि और फिर फील्डिंग में आप देखें किस तरह से जो है फील्डिंग करी है एनर्जेटिक टीम है सारी। ये रन से मेरे ख्याल में 20 से 30 रन और मजीद ये कर सकते थे अगर जहाँ पर हार्दिक पांड्या आउट हुए हैं, वो भी स्ट्राइक रेट करते हैं, वो मैच का एक ट्रम्प कार्ड है इंडिया की तरफ से एज ए ऑलराउंडर बैटर में। अच्छा, so the point is इंडियन टीम brought so much balance to their team कि वहाँ पे कोई भी नया प्लेयर आता है, जैसे हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, 5 आउट किए उन्होंने, तो वो
ही फील्स सो गुड हिमसेल्फ इन इंडियन टीम। बैलेंस है ना, जब बैलेंस होती है नया प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन टीम ने दिखाया कि उनको शामिल करना है इतने इंपॉर्टेंट मैच में और वो 5 विकेटें ले जाना, ये कॉन्फिडेंस हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं देते? एग्जैक्टली जी, ये कॉन्फिडेंस हम देना चाहते हैं लेकिन हमारे प्लेयर लेना नहीं चाहते। वरुण देखें, वरुण ने आके 5 आउट किए। आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन बैलेंस। जब आपकी टीम बैलेंस होती है, जब सीनियर प्लेयर्स ही आपके देखें, आपके पास आप यू हैव गुड टॉप 2 बैट्समैन, ठीक है, यू हैव 2 बॉलर्स, ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी जगह किस तरह बनाऊंगा? तो व्हेन आई विल कम इनटू द साइड आई विल प्रूव माई सेल्फ कि यार आई एम द बेस्ट, ठीक है, या मेरे पास वो स्किल है। कल हमने देखा वरुण ने एक बॉल बहुत अच्छा किया है जो उसने सैटनर को बोल्ड किया, बट ही वाज क्लूलेस ऑन दैट डिलीवरी। दोनों बॉलें कर रहे थे यासिर, वो ऑफ कटर भी कर रहे थे, कैरम बॉल भी कर रहे थे, यस, फिंगर बॉल भी कर रहे थे। और मतलब तो ये रीड नहीं होती एक्स्ट्रा और वो पिच जो थी, दैट पिच इज, मैं समझता हूँ थोड़ा सा उस पिच की वजह से भी आप वरुण को दोगे, लेकिन जहाँ पे बैटिंग पिच होगा वहाँ पे इसको बड़ी लेट कटें लगनी है। मतलब जो बॉल जिस पेस से बॉल करते इधर लगेगा और इसको इधर लगेगा, बट स्टिल मैं कहूँगा कि जो कंडीशंस थी उस पे उसने परफॉर्म किया, प्रूव किया हिमसेल्फ। यार ही कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियन। बिल्कुल सही है। हमें उस्मान खान आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगा, अगर कब आएंगे यासिर भाई? ठीक है, राइट, पहले उस्मान को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। उस्मान, ये बताएं कल का मैच आप किस तरह से इसको एनालाइज कर रहे हैं? जो टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, एक तो आप फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक फैसला ठीक था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया के स्पिनर और ख़ास तौर पर वरुण चक्रवर्ती की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, आते साथ ही 5 आउट किए न्यूजीलैंड के, और मिडल के अंदर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने अच्छी पार्टनरशिप लगाना शुरू की थी, लेकिन जब भी उनकी लंबी पार्टनरशिप लगने लगती थी तो वहीं पर वरुण चक्रवर्ती की जानिब से एक ब्रेक लग जाती थी और वो विकेट ले लेते थे। तो ओवरऑल इंडिया ने बैटिंग अच्छी की है, कंडीशंस का इस्तेमाल अच्छे से किया है। गो के इस विकेट के ऊपर मैं समझता हूँ कि 270 तक जो स्कोर था वो अच्छा स्कोर था, लेकिन 20 रन मेरे हिसाब से इंडिया ने कम किए थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बॉलिंग की गई और फिर न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे वो जमकर खेल नहीं सके ज़्यादा देर और स्पिन के जाल के अंदर ना फंस गए थे, जिस वजह से वो अंडर प्रेशर आ गए और 41 रन के बड़े मार्जिन से हार भी गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान। अच्छा, कैचेस की बात करें, हाँ, कल की कैचेस की बात करें, फील्डिंग की बात करें। और न सिर्फ कल न्यूजीलैंड को हमने पहले भी देखा, रिजवान का कैच जिस तरीके से फिलिप्स ने लिया था, मतलब लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी सेम परफॉर्मेंस, और ये तो फ्लाई करते हुए सुपरमैन कैच। फिर दूसरी तरफ केन विलियमसन ने जो कल कैच लिया, दोनों कैचेस जो है वो एलेक्स हैरी ने लिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो फिलिप्स ने कैच लिया उसको तो कह रहे हैं जी सुपरमैन। 2 कैचेस जो है अभी टूर्नामेंट में अक्सर जो थ्रू आउट टूर्नामेंट रहे हैं उसमें 2 कैचेस तो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। नंबर 1 पे इससे पहले इमाम मलिक ने भी लिया शुभमन गिल का एक्स्ट्रा कवर पे, मगर 2 कैचेस फिलिप ने ऐसे लिए, एक लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे। रिजवान का कराची में लिया और यहाँ पर जो कैच पकड़ा आउटस्टैंडिंग कैच था। ये इसको देख के जॉन्टी रोड्स याद आ गया हमें, और जॉन्टी रोड्स एज ए फील्डर बैटर खेलते थे साउथ अफ्रीकन टीम में, मुझे याद है 25 से 30 रन जो है 50 ओवर के गेम में वो रुकते थे और 6 से 7 नंबर पर बैटिंग पे आते थे। मीन्स के वो ट्रम्प कार्ड थे उस दौर में टीम की। तो एक फील्डर होना अच्छा और अच्छा प्लेयर होना, एक दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट होता है आपकी। यासिर भाई, फील्डिंग पे हम बात कर रहे थे, ये जो कैचेस हमने दिखाए, ये इस तरह के कैचेस हमें पाकिस्तान टीम की तरफ से देखने में कभी मिले? वैसे आजकल तो नहीं मिल रहे। देखें, ये फिलिप्स की अगर बात करें, फिलिप्स के पास एक थोड़ा सा ना एक एज है, वो ये थोड़े से क्विक है बाकी इंसानों से। अगर आप इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखें, इनके रिफ्लेक्सेस भी तेज है, और थोड़ा सा ना इनके पास एक्स्ट्रा माइल्स जिसे कहते हैं ना, ही हैज़ दैट एक्स फैक्टर है। एक तो ये रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं, दूसरा इनको बॉल जल्दी नजर आता है, इनकी एजिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इनको जल्दी नजर आता है। आप अक्सर आप देखो जब भी मैच में ये रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करते हैं, इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी बढ़ के है, तो वो ऑब्वियसली आपको वो एक्स्ट्रा वो देती है ना, बेनिफिट देती है। इनको दूर का बॉल नजदीक नजर आता है। ये फिटनेस से रिलेटेड है कि यानी आप ये इसकी मैं समझता हूँ कि ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, मतलब खुदादाद सलाहियत, बस आप खुदादाद सलाहियत है। लेकिन यासिर भाई ये आप देख लेना, कोई भी मैच हो, रनिंग बिटवीन द विकेट देख लेना इनकी, आप ये जल्दी रन लेते हैं, ये जल्दी पहुंचते हैं, आप इनको नोट किया करो। लेकिन वो जिक्र जो हसन भाई ने भी किया, एलेक्स कैरी का भी कैच देखे, केन विलियमसन का भी देखे, ठीक है,
फिलिप्स एक होंगे खुदाजात सलाहियत के मालिक, लेकिन बाकी जो है जिस तरीके से आप इनका कल्चर जो है ना, इनका ट्रेनिंग का हिस्सा है, ट्रेनिंग कल्चर है इनकी, ये बचपन से डाइव्स मारते हैं, ये रग्बी खेलते हैं बहुत ज़्यादा। रग्बी में ये जो बॉडी ये होता है ना, जो इंसान का जो डर होता है क्या मुझे लग ना जाए, हम लोग वो डर निकल गया, ना हो जाए, वो निकल गया। इनको पता है कौन सी बॉडी पार्ट पे आपने लैंड करना है। हमने डर कैसे निकालना है यहाँ से? हमें ये करना पड़ेगा ना, हमें रग्बी खेलनी पड़ेगी, हमें ये इस तरह की स्पोर्ट्स करनी पड़ेगी। अच्छा हसन भाई, करनी पड़ेगी बिल्कुल, हमें एक्स्ट्रा माइल्स करने पड़ेंगे, कोई और स्पोर्ट्स करनी पड़े। हम देखो मेरी डाइविंग जो वो थी ना, जो डर था हसन, वो तब निकला था जब मैंने पानी पे डाइव मारी थी, हमें करवाई थी वो। अच्छा, वो करवाई थी पानी डाल के, और पूरा मेरा वो डर निकल गया, तो वो टेक्निक मुझे आ गई थी। जॉन्टी रोड्स भी आए थे पाकिस्तान में, जॉन्टी रोड्स भी पाकिस्तान में आए थे, करना पड़ेगा, ये आपको करवाना पड़ता है। उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग करवाई, इमरान नज़ीर प्रोड्यूस हुए, एजाज अहमद जैसे फील्डर हमारे पास पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए, बहुत सारे यूनुस भाई भी हैं, स्लिप के कैचेस हम लोग करते रहे, खुद भी हमने ट्रेनिंगें करी हैं। शुएब मलिक अच्छे फील्डर थे, बाकायदा इसकी प्रैक्टिस, शादाब पॉइंट के फील्डर हैं अच्छे, उनको मल्टीफॉर्म्स जैसे होता है उसमें, ताकि डर न लगे, ड्राइव करके गिराया जाता है इसमें, और बाकायदा उस पर भी डाइव मारी जाती है। तो ये भी स्किल्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इंडोर में फैसिलिटेट ऐसी चीज़ें होती हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, हमारे यहाँ NC अकेडमी में भी हैं कि जहाँ पर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है कैचेस की। ऑलराइट। अच्छा हसन भाई, जब हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड को, ज़रा न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ केन विलियमसन ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, और मैट हेनरी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना 5 विकेट्स ली, लेकिन दोनों जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हो सके। 205 रन। आगे जब हम लोगों ने जाना है, न्यूजीलैंड ने खेलना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी, लेकिन 205 के बाद आउट होने के बाद अब जब आगे सेमीफाइनल के लिए, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगी इनको, इनकी फॉर्म आउट जो हुई है? जबकि बिल्कुल फॉर्म आउट तो हुई है, मगर ये वापस रिकवरी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं गोरे, जल्दी से कम बैक करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वापस गेम में आके। और होम कंडीशन यही थी कि स्पिनर्स को देखें आपने किस तरह से प्रॉब्लम में डाल, स्पिनर्स किस तरह से बैटर्स को प्रॉब्लम में डालें, क्योंकि न्यूजीलैंडर जो हैं फास्ट बॉलिंग पे अच्छा खेलते हैं। कुलदीप हो गए, 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं। अब आगे जो है वो अगली कंडीशंस किस तरह से होती हैं, जो पिचेस बनेंगी वो किस तरह की होंगी दुबई में, क्योंकि ये तो लो बाउंस भी था और बॉल पे स्पिन भी हो रहा था, बैकफुट पे जा रहे हैं तो कॉर्ड भी हो रहे हैं, रॉन्ग वन बॉल जो वरुण कर रहे थे वो भी रीड नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बॉलर की क्वालिटी होती है और कहीं ना कहीं पिच का सर्विस होता है, जो जहाँ पर बॉल जब पिच होता है तो वो किस तरह से लो इसका बाउंस रह रहा है या बॉल इवन आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अब टीम अच्छी है, विलियमसन आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड के, जो पूरे मैच को लेके चलते हैं। बिल्कुल, आपने विलियमसन की बात की। उस्मान, आपसे शुरू करूंगी विलियमसन के ऊपर, आप क्या उनकी इनिंग्स पर कमेंट करेंगे? वाहिद बैटर थे न्यूजीलैंड की तरफ से जिन्होंने थोड़ी सी मुजामत दिखाई और 81 रन जो स्कोर किए। आई थिंक बहुत बेहतरीन और नबीदुल्ली उन्होंने बैटिंग की है, क्योंकि जिस तरह की ट्रिकी और स्लो पिच थी दुबई की, उसके अंदर उनको सिर्फ एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी, लेकिन बदकिस्मती से न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरे एंड के ऊपर कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक उस स्पिन अटैक का सामना नहीं कर सका। और जितने भी खिलाड़ी आए, जिसमें ख़ास तौर पर टॉम लेथम जो काफ़ी फॉर्म में थे, वो भी उनका स्टार्ट तो उनको मिला, 13-14 रन उन्होंने बनाए, लेकिन फिर जडेजा के हाथों अपनी विकेट गंवा बैठे, तो ये एक बड़ा सेटबैक था। फिर डेरिल मिचेल आज उनको मैच खिलाया गया था, तो वो भी लंबा रन्स नहीं बना सके थे न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इसी वजह से जब पार्टनरशिप नहीं बनती तो फिर एक टीम के ऊपर दबाव आता है। ओवरऑल बहुत ही क्लासी इनिंग खेली है, 81 रन्स उन्होंने बनाए और 7 चौके लगाए और ग्राउंड के हर तरफ खेला है उन्होंने, और बड़े कम्पैक्ट प्लेयर हैं। ऐसे नहीं उनको फैब 4 के अंदर शामिल किया गया है क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, और अपनी फॉर्म के साथ खेलते हैं और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खासी तवज्जो देते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, भी आप फील्डिंग का जिक्र कर रहे थे, तो न्यूजीलैंड का ट्रेनिंग सेशन मैंने बड़े क्लोज से देखा हुआ है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ एक मुझे नज़र आई है वो ये है कि वो टेनिस रैकेट से प्रैक्टिस करते हैं उनके जितने भी फील्डर्स हैं। और अगर आप टेनिस के रैकेट से कोई शॉट बॉल मारें तो वो बल्ले से ज़्यादा तेज़ जाती है, तो जो फील्डर्स उनके वहाँ पर करीब खड़े होते हैं वो बाकायदा इतने उनके रिफ्लेक्सेस शार्प हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के, कि वो उनके लिए उस गेंद को पकड़ना भी बड़ा आसान लग रहा था। हालांकि रैकेट से जो आप हिट करते हैं बॉल को, तो वो बॉल बहुत ज़्यादा स्पीड पे जाता है, तो इसी वजह से एक एडवांटेज ये भी है उनके फील्डर्स को। और दूसरा एक उनका कल्चर है फील्डिंग का और रग्बी का, जिस तरह यासिर भाई ने बात की कि वो भी खेलते हैं वो, तो उसमें एथलेटिज्म ज़्यादा आ जाता है। ऑलराइट, तो पॉइंट बड़ा अच्छा है ये टेनिस से जो करते हैं कैचेस। यासिर को याद होगा हमने भी कैंप किया हुआ है, मैं काफ़ी कोचेस ऑस्ट्रेलिया के भी आए, उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई जी। जो टेनिस होता है लॉन्ग टेनिस जी जी, और उसकी टेनिस की बॉल लेके हमें शॉर्ट कैचेस करवाए, स्लिप के भी करवाए हमें रिफ्लेक्सेस के लिए। ये आजकल भी होते होंगे, आजकल हाँ बिल्कुल होते हैं। देखिए ये तो आजकल तो कल्चर का हिस्सा बन गया ना ये हसन।
अब तो जिस तरीके से यासिर पे मॉडर्न क्रिकेट का जिक्र होता है, तो मॉडर्न क्रिकेट हमें पावर हिटिंग में भी नजर आती है, बॉलिंग में भी नजर आती है, इसी तरीके से फील्डिंग में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए ना, वो नहीं आती। नहीं, लड़के इंप्रूव तो कर रहे हैं ऑब्वियसली। देखें ये सारी टीमों को मैं इवन बताता हूँ कि हमारे कोचेज़ हैं, जिस तरह मैंने कुछ कोचेज़ देखे हैं जो यंगस्टर आ रहे हैं, उन्होंने तो अपना पूरा सामान रखा होता है। जिस तरह एक नाम लेता हूँ जुएब खान, वो हमारे उन्होंने सारा कुछ रखा होता है बैग में, मतलब इवन सारी चीजें उन्होंने रखी होती हैं, टेनिस की इक्विपमेंट सारी है ना। देखो ये जो बात कर रहे हैं हसन, बात कर रहे हैं, हमने टेनिस रैकेट से किया है, ये हमने उस वक्त किया है जब कॉन्सेप्ट नहीं होता था इसका। नाउ इट्स सो मच, यू नो, ये अब कॉन्सेप्ट कॉमन हो गया है कि आपने सारी चीजें रखनी है अपने पास, आपने रैकेट्स रखने हैं, आपने सारी इंडिविजुअल भी करने हैं, आपने कैचेस प्रैक्टिस, वो होते हैं ड्रैफल्स होते हैं, वो उस पे बॉल मारो तो यू नो किसी भी अगर वो डे में करने हैं, उसको आपने करने हैं 100 कैचेस कोचेस का काम होता है, यस, मैक्सिमम मिनिमम करने हैं आपने, ये नहीं कि आपने छोड़ देना है। ये वही स्किल्स हैं जो फिलिप्स बता रहे हैं, एलेक्स हैरिस बता रहे हैं, आपको मूव करना है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप 50 कैचेस करें एवरी डे, 50 कैचेस करें, आप 50 कैचेस करें, यकीन करें यू विल इंप्रूव। अच्छा प्लेयर जो होगा, अच्छा बॉलर या अच्छा बैट्समैन जो होगा, अच्छा फील्डर होना बहुत जरूरी है टीम के लिए, वो प्लस पॉइंट होता है। तो अभी जिस तरह यासिर भाई बात करें 50 कैचेस करें, ये आपको लग रहा है अभी पाकिस्तान टीम में हैं प्लेयर्स जो ये कर रहे हैं? देखिए सेल्फ बिलीफ पे होता है, इंडिविजुअली होता है। शादाब अगर क्यों स्ट्रॉन्ग फील्डर है पॉइंट के, वो इसलिए कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। अगर एक प्लेयर ने रूटीन में रह के एज ए कोच 20 कैचेस करवाएं या 50 कैचेस करवाएं, तो शादाब एक्स्ट्रा जाके वो किसी कोचेस को लेके प्लेयर को वो 100 कैचेस कर रहे हैं डे में, तो वो नजर भी आता है, वो नजर भी आता है आपका, क्योंकि बॉल आई कोऑर्डिनेशन आपका जो है हैंड्स वो बॉल पे रहते हैं। जब आप शॉट निकलता पॉइंट पे या शॉर्ट स्लिप पे होते हैं, तो उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है, आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो गोरो के यही चीज़ है कि रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे रहते हैं, बॉल पे नजर रहती है, जहाँ से वो मूव करके जाते हैं, राइट पे आ रही है, लेफ्ट पे आ रही है बॉल, तो रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमें एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ऑस्ट्रेलियन टीम को एक बड़ा धचका हुआ है और उनके बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट हो गए हैं हमारे इंजरी के बायस, लेकिन उनकी जगह पे जो लेफ्ट हैंडेड बैटर उन्होंने शामिल किए हैं कोपर कनोली, उनका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो पहले तो जी शॉट की वजह से कितना बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया को? आई थिंक इट्स अ बिग लॉस। द मैन वाज इन फॉर्म और उन्होंने एक हर मैच में एक फाउंडेशन उन्होंने सेटल की, यू नो। वो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन टीम्स की यही बात है कि वो फ्रंट से लीड करते, कोई भी हो, वो अपने ऊपर लेके और पूरा गेम को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और जिस तरह का वो स्ट्रेंथ शो कर रहा था मैथ्यू शॉट, और जिस तरह वो बॉलर्स की यू नो क्लास ले रहा था, तो वो बहुत एक कॉन्फिडेंस पीछे आपकी जो ये इंटेंट है बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज भिजवाती है आपके ड्रेसिंग रूम में। स्पेशली आप वनडे खेल रहे हो, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। तो यस, मैं समझता हूँ कि शॉट जो थे ना वो शेल था, वो क्रैक कर गए थे, वो प्रेशर से निकल गए थे, यू नो, वो कॉन्फिडेंस में थे। आई डोंट नो कि क्या हुआ, उनकी इंजरी किस चीज़ की है, घुटने की मगर टीम में खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मैं बात करने लगी थी कि 5 मेन प्लेयर्स तो ऑलरेडी उनकी टीम में नहीं है, एक और चला गया, फर्क तो उनको वैसे पहले भी कोई नहीं पड़ा। कैप्टनसी करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हेजलवुड थे, मिचेल स्टार्क थे, टॉप बॉलर्स थे इनके, विनिंग ट्रम्प कार्ड नंबर 1 पोजीशन पे आके वर्ल्ड क्रिकेट में, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जिस तरह से हमने इंग्लैंड के उन्होंने स्टार्ट लिया, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथ्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके पास मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हैं, इनके पास जो आई होप कि कोई फर्क ना पड़े, अपने ट्रेंड खेलते हैं, क्योंकि मैथ्यू शॉट ने जो प्रूव किया ना पॉइंट अपना, ठीक है, उसकी वजह से उनकी बैटिंग को बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि चले कनोली आ जाए, मोमेंटम ये है कि कॉपर कनोली नहीं है वो मैं कह रहा हूं, जो भी प्लेयर आते हैं इनके ना, जो भी पाकिस्तान में तनोली है, ऑस्ट्रेलिया में कनोली से प्लेयर जो भी आते हैं, चाहे वो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक खेले में ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, मगर आपको लगेगा ऐसा कि जैसे ऑलरेडी वो इंटरनेशनल खेल के ओडीआई और टी20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ है कॉपर कनोली। इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, इनके जो है वो क्लब लेवल स्ट्रांग है, बिग बैश जैसी लीग है, वहाँ पर टॉप परफॉर्मर प्लेयर खेलते हैं, इसलिए वो वहाँ से फॉर्मेट से सिलेक्ट करके लाते हैं, और वो ऐसा लगता नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, वो अपने फ्लो में खेलते हैं। यही सवाल उस्मान आपसे भी यही सवाल पूछेंगे, मैथ्यू शॉट का ना होना इफेक्ट कर सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम को?
बिल्कुल कुछ हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन उनके पास मुतबादिल खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ जो 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर उनके ओपनिंग बल्लेबाज हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, उनको सेमीफाइनल में अहम मौका मिल सकता है। और ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने काफ़ी इंडिया के बॉलर्स की मैं कहता हूँ पिटाई भी की हुई है और IPL भी खेलते रहे हैं और उसके अलावा बिग बैश के अंदर और उनका जो शेफील्ड शील्ड जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मुझे लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके खिलाड़ी इस वक्त स्क्वाड में मौजूद है वो इतने टक्कर के हैं कि वो किसी भी टीम को किसी वक्त भी हराने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया का मोमेंटम ज़रूर बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि एडवांटेज होगा सेमीफाइनल के आगाज़ से पहले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक रवायत रही है कि वो बड़े मैचेस की टीम है और वो बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म करती है जब भी अंडर प्रेशर आती है। तो उन्होंने अपना पूरी जो कहते हैं ना बेसिस कवर की हुई हैं और मुझे लगता है कि जो ये एक खिलाड़ी लेके आएंगे ये हो सकता है एक्स फैक्टर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के काम आ जाए। बिल्कुल सही है। अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे सकलैन भाई की एक स्टेटमेंट की, पहले वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सकलैन भाई ने कहा है कि अगर भारतीय टीम खुद को वाकई एक बड़ी टीम समझती है तो पाकिस्तान के खिलाफ वो 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 मैचेस खेले तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि वो कितनी पाई की टीम है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। बात है, आप एक मैच से तो नहीं डिसाइड कर सकते। यस, बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि आप जब एक दूसरे के साथ खेलते हो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चलता है। तो फिर आप एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि उस पे काम कर सकते हैं। सकलैन भाई भी कोचेस रह चुके हैं, यूनुस भाई भी, मोहम्मद यूसुफ भी, सारे कोचेस रह चुके हैं। जब ये हट जाते हैं तो स्टेटमेंट देना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे जब टीमों के साथ होते हैं ओपिनियन बात सुने, ओपिनियन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ओपिनियन क्यों नहीं देते उस टाइम पे? उस वक्त क्यों नहीं देते जब पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत होती है? ये जो आज आकिब भाई जैसे हो गए माशाल्लाह, नो डाउट सारे क्लूइंग से हमारे खेले में हम साथ, वो कहते हैं मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ NCA अकेडमी का, हेड कोच भी हैं आकिब जावेद रहे हैं। तो ये चीजें क्या फर्क पड़ेगा, फायदा क्या होगा? फायदा कुछ होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है प्लेयर को, पर्सनल ख्वाहिश है, कुछ पर्सनल ख्वाहिश तो चेयरमैनों की भी रहती है। खबरें वैसे चल रही हैं सकलैन भाई की, वैसे तो उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी भी होके गए रिसेंटली कोच 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। आप पाकिस्तान के लिए डिलीवर क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स को क्या प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप देखें सकलैन भाई निकल गए, जैसे ये यासिर कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ निकले, सकलैन भाई निकले, अब 92 के प्लेयर्स भी निकले, किसी की क़यादत में निकले, किसी कप्तान की क़यादत में निकले। अब पाकिस्तान में 24 करोड़ के आवाम में कौन सा प्लेयर ऐसे हैं 20 प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और वो उनकी क़यादत में निकलेंगे, और कौन निकालेगा वो प्लेयर्स? ये भी एक सवाल है ना। नहीं, बात तो वही है ना कि डोमेस्टिक आपका स्ट्रक्चर ऐसा अच्छा होगा तभी प्लेयर्स निकलेंगे। और दूसरी चीज हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद हम एडवाइस देने शुरू आप अपना माइंड सेट स्ट्रांग नहीं करेंगे ना तब तक आप प्लेयर डेवलपमें नहीं कर सकते। माइंड सेट स्ट्रांग, मेंटल टफनेस होता है भाई। मेंटल कैसे होगी, उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला देखें, फार्मूला एकदम नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि ये जब तक ये चीज़ नहीं होगी उसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। उसका फार्मूला बेसिक से बनता है, हर चीज़ का फार्मूला बेसिक से बनता है। आपकी बेसिक स्ट्रांग है, आप कभी मार नहीं खाओगे। आपकी बेसिक स्ट्रांग है, आपकी बेसिक स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बेसिक से मुराद आपकी क्या ग्रॉस रूट क्रिकेट है? आपकी देखिए क्रिकेट नाम ही बेसिक्स का है भाई। नहीं, थोड़ा ग्रास रूट लेवल को स्ट्रांग कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट को फर्स्ट क्लास आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, यू कैन नॉट प्ले सर्वाइव इवन। आप भी डोमेस्टिक खेले हैं, बेसिक में मुझे ये बता दें, T20 एज वेल। मेरी बात सुनिए, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप डोमेस्टिक में 7-8 डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे, PCB के डोमेस्टिक में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, कुछ बच्चों की तो पेमेंट ही नहीं मिली फर्स्ट क्लास के में। हाँ, तो ये तो मैनेजमेंट डिसऑर्डर है ना। कहाँ से आसमान से मैनेजमेंट आएगी? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसऑर्डर है। देखिए आपका स्ट्रक्चर देखिए ना, गलत चीज है कि प्लेयरों को आप उनकी फीस दे रहे हैं 4। इसी पे उस्मान का कमेंट ले लेते हैं। उस्मान, आपका इस पर क्या कमेंट होगा जो डिस्कशन अभी चल रही है? आई थिंक मुझे लगता है कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं ना, हमें उनको आगे लाना है और डोमेस्टिक को अगर आप इंसेंटिव नहीं देंगे उन प्लेयर्स को टाइम पर, अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी या इनामी रकम नहीं मिलेगी, वैसे PCB के केसेस के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिली या मुआवजे नहीं मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है कि जब वो हुआ ज़रूर है ऐसे, क्योंकि जब ये मैनेजमेंट चेंज हो रही थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे थे तो उस दौरान के अंदर कुछ देर के लिए ताख़ीर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ के अंदर काफ़ी ख्याल रखता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को आगे नहीं लेके आएंगे, ख़ास तौर पर जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जो शाहीन्स में पाकिस्तान के साथ खेलते रहे हैं, उनको अगर कंसिस्टेंट मौका नहीं मिलेगा तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते रहेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल सही है उस्मान, आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात की है तो कल नजम ग्राउंड में और डोमेस्टिक प्लेयर से उन्होंने बात की है। उन बच्चों ने क्या कहा नजम से, वो जरा पहले सुनते हैं। हम लोग मौजूद हैं ऑन फील्ड में हसन रजा एकेडमी और मेरे साथ यंग टैलेंट मौजूद है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब जो आगे यंग टैलेंट प्रेजेंट करेगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर रीजनल अंडर 19 के प्लेयर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरे साथ हैं ज़ीशान खान। ज़ीशान खान एक फास्ट बॉलर हैं और इनके साथ मौजूद हैं स्पिनर शयान। शयान जो हैं हमारे हसन रजा भाई के बेटे भी हैं और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है अम्मार यासिर हमीद के बेटे जो कि बैट्समैन और ये हमारे साथ स्पिनर। सो आइए बात शुरू करते हैं ज़ीशान से। फास्ट बॉलर हैं, इनसे जानते हैं। ज़ीशान ये बताइए कितना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, हसन रजा एकेडमी से कितना टाइम हो गया मुंसलिक हुए और फास्ट बॉलिंग ही क्यों? अच्छा, वैसे तो बचपन से खेल रहे टेप बॉल वगैरह, लेकिन हार्ड बॉल जो प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किए 2 साल हो गए, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा। और क्रिकेट यहाँ पे इसलिए खेलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है क्रिकेट के लिहाज से, और बाकी फास्ट बॉलिंग इसलिए कर रहे क्योंकि एक हमारी बिल्ड जो अच्छी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान टीम की और जो है, तो उसके लिहाज से हम फास्ट बॉलिंग ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान टीम में आपकी स्पिरिट कौन है फास्ट बॉलिंग को अगर बात करें? वैसे तो मेरी पुरानी मोहम्मद आमिर वगैरह ही, मतलब उनको देख के बॉलिंग वगैरह स्टार्ट की थी। और उसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखा जाए तो वो आर्चर वगैरह, उन जैसा एक्शन थोड़ा। जोफ्रा आर्चर। मूविंग ऑन जी, हमारे साथ हैं जी शयान। शयान कैसे हैं आप? ठीक हैं। सो शयान कितना अर्सा हो गया क्रिकेट को लेकर? और शयान जो हैं वो रीजनल अंडर 19 भी खेल चुके हैं और आपने प्रेजेंट किया था रावलपिंडी को, राइट? जी, मैं रावलपिंडी से रीजन खेला हूँ और मुझे 6 साल हो गए क्रिकेट में खेल रहा हूँ मैं। और मैंने पहले अंडर 16 खेली है, उसके बाद मैं अंडर 19 खेली है। और मुझे मतलब मैं जो पहले स्ट्रीट क्रिकेट में भी खुद स्ट्रीट क्रिकेट खेलता था, टेप बॉल लाइक। मुझे ये बताएं कि आप हैं लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, राइट? सो किस तरीके से आपका है जी एक्शन? मैं रजा हसन, मुझे ज़्यादातर रजा हसन से मैच करते हैं क्योंकि मैं रजा हसन से ज़्यादा मेरा आर्म जो है थोड़ा रजा हसन की जैसा है। इसलिए मेरा जो शोल्डर और ये हेड है वो बिल्कुल रजा हसन की तरह से आता है ऊपर से। तो मैं ज़्यादातर, मुझे डैनियल विक्टोरी पसंद है और मैं अब्दुलरहमान हो गए पाकिस्तान जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो, और रजा हसन को मेरे तीनों में फेवरेट है। अम्मार क्रिकेट तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं लेकिन रीजनल अंडर 19 भी खेल चुके हैं और अंडर 16 भी। नॉर्दर्न अंडर 16 खेला हूँ, फिर 3 साल इस्लामाबाद से ही, तो बस अब इंशाल्लाह। और इस वक्त जो है ना ये बैट्समैन और हसन रजा एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे तो इसलिए हमें यहाँ पर मिल गई। आपसे मैं अगर ये पूछूँ कि क्रिकेट आपने बाबा से ही जो है वो शौक हुआ या कुछ और जो है वो इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन दरअसल मुझे वहाँ से मिली थी जब 2019 वर्ल्ड कप चल रहा था एंड बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉक खेला था। वहाँ से ही मुझे भी एक शौक़ चढ़ा था कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी है और इस लेवल पे खेलनी है। इंशाल्लाह जर्नी मेरी है तो बस इंशाल्लाह आगे देख इंशाल्लाह। और किसको आइडलाइज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और क्रिकेट टीम के अलावा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करंटली तो देखें तो बाबर आजम ही सबसे अच्छे बैट्समैन है, बट ओवरऑल इंटरनेशनली देखें तो मुझे केन विलियमसन काफ़ी अच्छे बैट्समैन लगते हैं। सो एज अ बैट्समैन आप ओपनर हैं, मिडिल ऑर्डर पे हैं या क्या? मैं ओपनर हूँ, ओपनर ही करता हूँ। तो पाकिस्तान टीम को ओपनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अम्मार। सो ये हैं हमारे पाकिस्तान के वो टैलेंट जिनको आगे आने की ज़रूरत है और जब ये आगे आएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ऑल राइट जी, गुफ्तगू आपने सुनी। नजम फील्ड में थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फील्ड में जब जाते हैं आप लोग तो फील्ड में जाके ही आपको पता लगता है कि कितना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में। डेफिनेटली ये 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आने वाली ग्रॉस रूट लेवल पे जो क्रिकेट की इंप्रूवमेंट है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्लब क्रिकेट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये जितने प्लेयर्स थे इनके अलावा भी वहां पर जो प्लेयर खेल रहे थे वो एक टैलेंट नजर आ रहा था। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब का, हमने उसकी जो पूरी टीम है उसका कि एकेडमी में जाके विजिट किया और हम क्रिकेट एकेडमी में गए। आज एक दौर था कि एक बॉल होती थी, क्या कहते थे, मिसाल के एक बॉल होती थी टेनिस की, उसमें सारे प्लेयर्स जो हैं 20-22 प्लेयर्स खेल होते थे और आज हमारे पास बॉलों का अंबार लगा हुआ मगर प्लेयर्स नहीं है हमारे ग्राउंडों में। हमारे फिजिकली एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं पाकिस्तान में। तो कल हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने मैच खेलने गए हैं। कल हम अकेडमी में गए हैं, ऐसा लग रहा था हम अपना मैच खेलने के लिए गए हैं और हमें मजा आ रहा था बच्चों को देख के। अब लोग ये ना बोलें कि हम अपने बच्चों को फेवर कर रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। टैलेंट है तो वो सामने आना चाहिए। रीजनल खेले में, अंडर 19 खेले में, मगर इस टैलेंट को हम लोग जो है निखारते नहीं, हम लोग मौके नहीं देते। हम मौके नहीं देते इनको कि अंडर 19 लेवल पे खेलेंगे, ये अपनी स्किल्स शो करें। हमें ग्रास रूट पे काम करना है पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान की जो वहाँ में यंगस्टर प्लेयर्स हैं इनको
ग्राउंडों में लेके आना है। जो ग्राउंड आबाद होंगे तो वहाँ पर टैलेंट निकलेगा। बाबर आजम बॉल पिकर थे, वो पाकिस्तान टीम में आए, वो इसी से आए खेल के। नसीम शाह ट्रैवल करके आए KPK की तरफ से, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, PSL को रिप्रेजेंट किया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी मोटिवेशन है, पहचान और कदर होगी तो बिल्कुल सही है। यासिर भाई, नजम आपके बेटे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे जो आइडियल हैं वो बाबर आजम की बात करें। उन्होंने बाकायदा शरारत के साथ सवाल किया कि बाबा या कोई और, उन्होंने कहा बाबा नहीं बाबर। देखिए मैं तो यही कहता हूँ, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके जो आपकी एज ग्रुप का अपने स्टार्स हैं, ठीक है, हम लोग के अपने स्टार्स थे, हम किसी के आइडियल हुए होंगे। बिल्कुल, अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमें कहते हैं कि यार आपके नाम पे हमने अपने नाम भी रखे हैं। मतलब तो अल्लाह का ये शुक्र फजल होता है। चले अब बाबर आजम की हिस्से में ये चीज़ आई है कि उसको बच्चे जो है, मेरा बेटा भी इसको आइडियलाइज करते हो, तो ये उसकी किस्मत है। वैसे मेरा एक और सवाल भी है, आपके इतने यंग दिखने का राज क्या है? क्योंकि माशाल्लाह से अम्मार वाज लुकिंग लाइक योर यंगर ब्रदर। एग्जैक्टली। और ये जल्दी शादी की वजह से है या फिर इसकी कोई और रीजन है? यार एक तो मैं हिमालय से ताल्लुक़ रखता हूँ। हिमालय हिमालय के जो लोग होते हैं वो थोड़े से इसी तरह होते हैं, इनकी फिजिक थोड़ी होती है, यू नो, दे लुक यंग। आप कह रहे हैं उमर चोर होते हैं, आसान अल्फाज में कहते हैं उमर चोर होते हैं। तो बस बाकी है कि अल्लाह का फजल ही होता है इंसान के ऊपर, जो कुछ भी अल्लाह का फजल है हम सब। अपने डाइट प्लान होना चाहिए प्लेयर्स का, यंगस्टरों का जो भी खेल रहे हैं। ठीक है, उस्मान को भी शामिल करते हैं। उस्मान, गुफ्तगू आपने सुनी, हसन भाई के बेटे थे फील्ड में, हमें यासिर भाई के बेटे से भी नजम ने बात की, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, अगर टैलेंट अच्छा है तो ज़रूर उनको आगे लेके आना चाहिए। और जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि पाथवेज प्रोग्राम और अंडर 19 और जो जूनियर क्रिकेट है वो बहुत ज़रूरी है, और उनको अच्छी तरीके से ग्रूम करना और नेशनल क्रिकेट एकेडमीज़ का हिस्सा बनाना ये बहुत ज़रूरी है। और इनके ट्रायल्स होने चाहिए इन प्लेयर्स के, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाए और उनको एक सिस्टम के तहत अपने सर्कल के अंदर लेके, ताकि यही प्लेयर्स जो है वो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच उस्मान खान, थैंक यू सो मच यासिर हमीद, थैंक यू सो मच हरा। और आप लोग से मुलाकात होगी कल सेमीफाइनल फर्स्ट मैच की प्री मैच डिस्कशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।